हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये क्लास 10th एक्सीलेंट ग्रामर बुक से है। इनडायरेक्ट का एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स देखते हैं, इसके एग्जाम्पल समझते हैं। इसके पहले तक मैं वीडियो बना चुका हूँ, रूल्स और एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज। वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लीजिए, या फिर क्लास 10th एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है। तो चलिए देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से प्रश्न का बोध होता है। पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं उसको जान ले, फिर रूल्स देख लेते हैं। जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा उससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के नियम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 नियम देखिए, क्या क्या करना है इसमें इनडायरेक्ट बनाते समय। देखिए SR2 सेंटेंस का रूल्स आप पढ़ चुके हैं, तो वही सारा नियम इसमें भी रहेगा, केवल थोड़ा सा सेड या सेड टू किस में बदला जाएगा, कंजक्शन क्या लगे, इसी पर आपको ध्यान देना है। बाकी सारे रूल्स वही रहेंगे। रूल नंबर 1 करा, रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। आस्क में पूछना, इंक्वायर्ड माने भी पूछना, इंक्वायर से बनी है इंक्वायरी, तो इसलिए आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। पहला काम ये करना, तो टोल्ड में नहीं बदलना है, आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलना। प्रश्नवाचक वाक्यों में दैट कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है, इतना भी ध्यान देना है। यानी कि इनडायरेक्ट जब बना देंगे तो उसमें दैट कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दूसरा कंजक्शन लगेगा, आगे बताया जाएगा कौन सा कंजक्शन लगेगा, इफ़ या वेदर लगेगा या तो WS टाइप, कंडीशन के अनुसार अभी बताया जाएगा। रूल नंबर 3 है, इनडायरेक्ट में प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य बना देते हैं, यानी सर्टू सेंटेंस बना देते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा देते हैं, उसके स्थान पर फुल स्टॉप लगा देते हैं। एक बात जान लीजिए, इनडायरेक्ट में फुल स्टॉप के अलावा कोई निशान नहीं लगता, क्योंकि हमेशा सर्टू सेंटेंस में ही इनडायरेक्ट लिखा जाता है, इसलिए। रूल नंबर 4 का है, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन, वर्ब तथा अन्य शब्दों को सर्टू सेंटेंस के नियमों के अनुसार बदलते हैं। प्रोनाउन परिवर्तन, वर्ब मतलब वही टेंस परिवर्तन, और जो निकटता सूचक शब्द हैं उन्हीं शब्द उनको कहा गया, उन सभी जो है असर्टिव सेंटेंस की तरह ही बदले जाते हैं। ये तो कॉमन रूल्स थे। अब विशेष नियम देखते हैं, कंजक्शन क्या है। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड टाइप में दोनों में कॉमन रूल है, ध्यान देने वाली बात। फर्स्ट टाइप प्रश्नवाचक हो या सेकंड टाइप, अब अलग अलग फर्स्ट या सेकंड के लिए अलग अलग स्पेशल रूल्स दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि जब डायरेक्ट स्पीच में ऐसा प्रश्न हो जिनका उत्तर यस या नो दिया जा सके, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया यानी एक्सिलरी वर्ब जिसको कहते हैं सहायक क्रिया, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, शैल, विल, हैज, हैव, हैड, कैन में आदि से शुरू हो, तो रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर से प्रारंभ किया था। कनेक्टिव माने कंजक्शन, ठीक है, कनेक्टिव वर्ड, यानी कि फर्स्ट टाइप का जो वाक्य होता है सहायक क्रिया से शुरू होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, इफ़ या वेदर कंजक्शन से जोड़ेंगे। इफ़ या वेदर माने होता है, इसकी हिंदी होगी की क्या, की क्या, तो की क्या दोनों होता है इफ़ या वेदर के, इसीलिए की का अंग्रेजी दैट नहीं लिखेंगे, इतना ध्यान देना आपको। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, हरी सेड टू मी, हरी ने मुझसे कहा, आर यू रीडिंग ए बुक, क्या तुम एक किताब पढ़ रहे हो। तो ये फर्स्ट टाइप है सहायक क्रिया शुरू है, तो हम क्या कहेंगे, सेड टू को आस्क्ड बदलें, हरी आस्क्ड मी इफ़ आई वाज रीडिंग ए बुक। इफ़ देखिए कंजक्शन लगा, कंजक्शन के बाद हमेशा एसर्टू बदलोगे ना, तो एसर्टू बदलने का मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर वर्ब लिखा जाएगा। इतना ही जान लीजिए कि कंजक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब लिखा जाता है इनडायरेक्ट में। अब यहाँ क्या है, कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट वर्ब लिखोगे तभी सेट होगा। तो आर के बाद जो यू है सब्जेक्ट, उसको हम बदल के यू सब्जेक्ट की जगह है, तो भाई ऑब्जेक्ट अनुसार मी के अनुसार बदलेंगे, तो मी का सब्जेक्ट आई हो जाएगा। और आर को इज, एम, आर को वाज या वर्ब बदल देते हैं, आई के साथ क्या लगता है, वाज, आई वाज रीडिंग ए बुक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दिया गया इस तरह से, और ये प्रश्नवाचक हटा के फुल स्टॉप लगा दिया गया। दूसरा वाक्य है, राम सेड टू हरी, विल यू गो टू स्कूल टुडे, तो राम आस्क्ड हरी वेदर ही वुड गो टू स्कूल दैट डे, टुडे का क्या कर दिया जाता है, दैट। तो इफ़ लगाओ या वेदर लगाओ, या तो वेदर लगा दिए हैं, क्यों लगा दिए हैं उसका भी मैं कारण बता दे रहा हूँ। वेदर का प्रयोग तब करना अच्छा माना जाता है जब किसी से उसकी पसंद या विकल्प पूछिए, ठीक है। तो यहाँ मतलब क्या आप तुम स्कूल जाओगे, मानी स्कूल जाना वो पसंद करेगा कि नहीं, तो ये सेंस जब रहता है तो वेदर का प्रयोग अच्छा माना जाता है। क्लियर। तो आगे है, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज़, क्या आप बता सकते हो मुझे कि क्या समय हुआ है। तो हम दूसरे से कहेंगे, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, इफ़ ही कुड टेल मी, कि क्या वह मुझे बता सकता है, व्हाट द टाइम वाज, कि क्या समय था। तो यहाँ पसंद नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, कि टाइम पसंद कर रहा है कि नहीं, ऐसा तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ इफ़ का प्रयोग होता है, ठीक है। नहीं तो इफ़ या वेदर दोनों लगता है, लेकिन वेदर का प्रयोग वही बता दी, पसंद किसी के, जिसका उत्तर ठीक है हाँ या ना में दोनों आ सकता है, आदमी पसंद कर रहा है हाँ भी कर सकता है नहीं भी,
तो उसमें वेदर का प्रयोग अच्छा माना जाता है। आगे इसके बारे में आपको वेदर या इफ कहाँ लगाना चाहिए आगे डिटेल आपको वेदर के बारे में दिया गया है विशेष नियम। अगला रूल देखते हैं छठवां, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सहायक क्रिया डू डज हो तो उसके बाद नॉट ना हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय डू डज को हटा देते हैं, मुख्य क्रिया को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। देखते हैं उदाहरण। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डू यू नो सोहन, क्या तुम सोहन को जानते हो? तो हो जाएगा सी आस्क्ड मी वेदर आई न्यू सोहन। तो इसमें क्या आप देख रहे हैं, डू के साथ यहाँ नॉट नहीं है तो डू हम क्या करेंगे, हटा देंगे। डू के बाद यू को जो है मी के अनुसार आई कर दिए, डू को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। ठीक है, सेकंड फॉर्म हो गया। यानी कि डू डज के साथ नॉट नहीं है तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में बदलोगे, नॉट रहेगा तो निगेटिव में बदल देते, तो निगेटिव में तो डिड नॉट लगता है, अफर्मेटिव में सहायक क्रिया लगता नहीं, इसलिए डू डज हट जाएगा और सेकंड फॉर्म लग जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना। तो सीता सेड टू हरी डू यू गो देयर डेली, तो सीता आस्क्ड हरी इफ़ शी वेंट देयर डेली, डू हट जाएगा, गो का वेंट हो जाएगा, फर्स्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ही लगती है अफर्मेटिव इसलिए। अगला नियम है सातवां, अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू डज या के बाद नॉट हो तो डू डज के स्थान पर डिड कर दिया जाता है। इस प्रकार रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब का पास्ट टेंस स्वतः बन जाता है। डू डज को डिड कर दीजिए, नॉट है नॉट लगा दीजिए, डिड नॉट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट अपने आप बन जाएगा। उदाहरण, द फादर सेड टू मी, पिता ने मुझसे कहा डू यू नॉट ओबे मी, क्या तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हो? तो हो जाएगा फादर आस्क्ड मी इफ़ आई डिड नॉट ओबे हिम, यू को मी के अनुसार आई कर दोगे, डू का डिड हो गया, नॉट नॉट रह जाएगा, और मी को जो सब्जेक्ट के अनुसार फादर के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम, इफ़ आई डिड नॉट ओबे हिम। अगला उदाहरण, रमेश सेड टू हिज फ्रेंड डोंट यू गो टू कॉलेज ऑन सैटरडे, क्या तुम कॉलेज सैटरडे को नहीं जाते हो? हम ये कहेंगे रमेश आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ़ ही डिडंट गो टू कॉलेज ऑन सैटरडे, तो यू के फ्रेंड के अनुसार बदलोगे तो ही हो जाएगा, डोंट का डिडेंट हो जाएगा। ठीक है। आठवां नियम है, ये अगर रिपोर्टेड स्पीच में डिड हेल्पिंग वर्ब है तो इसे हटाकर मुख्य क्रिया को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट डिड आता है तो पास्ट परफेक्ट बदलोगे। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डिड यू लेंड मी योर बुक, तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी वेदर आई डिड, लेंड का क्या हो जाएगा, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म है लेंड, तो पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो जाएगा। इफ़ ही आई हैड लेंट हिम माई बुक, लेंड का सेकंड या थर्ड फॉर्म क्या है, लेंट। नवा रूल है, ये अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नसूचक शब्द यानी कि सेकंड टाइप हो तो डब वाट हु विच हुम हुज व्हेन वेयर वाई हाउ ये इत्यादि से शुरू हो तो इनडायरेक्ट में कोई अन्य कनेक्टिव यानी कंजक्शन नहीं लगाना चाहिए। ये शब्द स्वतः ही कनेक्टिव यानी कंजक्शन का काम करते हैं, इसलिए प्रश्नसूचक शब्द के बाद करता फिर वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। यानी कि WH फैमिली कोई आती है तो उसमें हम क्या अलग से कंजक्शन नहीं लगाते, क्यों? क्योंकि जब खुद ये कंजक्शन का काम करेंगे तो हम अलग से क्यों लगाएं, इसी को हम लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब लिख देंगे, अपने आप ही कंजक्शन हो जाएगी। ठीक, SR2 बन जाएगा वाक्य। उदाहरण, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा हु आर यू, तुम कौन हो, एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, और तुम कहाँ से आ रहे हो। तो हम मैंने इनडायरेक्ट में क्या होगा, आई सेड टू का आस्क कर दिया, आई आस्क्ड हर करो या इंक्वायर्ड ऑफ हर, इंक्वायर्ड ऑफ भी लगा सकते हो, आज भी लगा सकते हो, तो दोनों में से चाहे जो लगाओ। ठीक है, वैसे जो मतलब कहाँ कौन लगाना चाहिए तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर बता दूँ। इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग तब करना चाहिए जब ऑब्जेक्ट दिया हो। ठीक, क्योंकि आप एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग तब करना चाहिए जब ऑब्जेक्ट दिया हो। अगर ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो आप आस्क्ड का प्रयोग करिए, और आस्क्ड ऑब्जेक्ट रहने पर भी कर सकते हो। क्लियर, तो बेटर माना जाता है। तो आई इंक्वायर्ड ऑफ हर हु आर यू, हु आर यू, तो हु के बाद देखिए यू ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ही है, आर के बाद है साइक्री के बाद। ठीक है ना, हु सी वाज हो जाएगा, हु सी वाज, कि वह कौन थी, एंड वेयर सी वाज कमिंग फ्रॉम, और वह कहाँ से आ रही थी। ठीक है ना, जैसे वह उससे कहा तुम कौन हो, तो हम ये कहेंगे उसने मुझसे पूछा कि कौन, हु सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वो प्रश्न कंजक्शन हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में हम सी लिखेंगे, हु सी वाज, एंड वेयर सी वाज कमिंग फ्रॉम, और कहाँ से वह आ रही थी। आगे है द टीचर सेड टू हरी, अध्यापक ने हरी से पूछा, उससे कहा वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल स्टडी, द टीचर आस्क्ड हरी, अध्यापक ने हरी से पूछा वाई ही हैड नॉट कम टू स्कूल द प्रीवियस डे। अब यहाँ क्या है, यू सब्जेक्ट है ना, तो हरी के अनुसार ही हो जाएगा, डिड का हैड हो जाएगा, नॉट कम का कम ही रहेगा,
स्टडी का द प्रीवियस डे। देखिए कम को गो में बदला भी जाता है, कभी कभी नहीं भी बदला जाता है, ठीक है। पीछे आप एग्जाम्पल देखे थे बदला गया था। तो उसका रूल ये है कि कम का प्रयोग अगर कहीं पास आने के अर्थ में होगा तो बदला नहीं जाता है। अगर वहीं आवाजाही बताया जाएगा, ठीक है, आवाजाही के लिए, सामान्य आवाजाही के लिए तो बदला जाता है। तो इसके बात ये है, अगर नहीं बदला गया तो यही जानिए। इसमें कहा व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल स्टडी, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे। तो वाई ही हैड नॉट कम टू स्कूल द प्रीवियस डे। हम देखेंगे टीचर ने हरी से पूछा कि वह कल स्कूल क्यों नहीं आया था, कि क्योंकि वहीं से आदमी पूछ रहा है, ठीक है, तो इसलिए कहा गया आया था। बाकी नहीं तो गान भी कर देंगे। तो जैसे अगर घर गए, कोई पूछा कि अध्यापक ने पूछा तो वह क्यों नहीं गया था, तो गान भी सही है। क्लियर। आवाजाही के सेंस में गान का प्रयोग होता है, पास आने के लिए नहीं होता है। क्लियर। तो ऐसे काम का प्रयोग दोनों तरह से, इस तरह से किया जाता है। अगला ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो जगह ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, डू हट ही जाएगा, यू का सब्जेक्ट आई हो जाएगा, लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड हो जाएगा। ही सेड टू मोहन, व मोहन से कहा हाउ मच मनी डू यू वांट, तुम कितना धन चाहते हो। तो जगह ही आस्क्ड मोहन हाउ मच मनी ही वांटेड, डू हट जाएगा, यू का ही हो जाएगा, वांट का वांटेड हो जाएगा। तो चलिए रूल नंबर 10 देखते हैं। अब यहाँ हाउ मच मनी पूरा कंजक्शन का काम कर रहा है, इतना ध्यान देंगे, क्योंकि हाउ मच और के साथ जो है वो नाउन भी लिखा जाता है। हाउ मच या हाउ मैनी के साथ नाउन जरूर लिखा जाता है, ठीक, जिसके लिए वो आया है। हाउ मच मात्रा बताता है, हाउ मैनी संख्या। तो रूल नंबर 10 कह रहा है यस नो आंसर टाइप टू क्वेश्चन। अरे यानी यस या नो वाले प्रश्न अगर हैं तो उसका कुछ रूल्स बता रहे हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए यस या नो के स्थान पे पहले वाक्य के सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा निम्नलिखित प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कहें अगर कोई वाक्य है तो उसमें कोई प्रश्नवाचक किया, फर्स्ट टाइप से प्रश्न पूछा है, तो उसका उत्तर भी उसी वाक्य में दिया गया है। एक वाक्य और लिख के उसमें यस या नो में उत्तर भी दिया गया है, तो उसका कैसे इनडायरेक्ट हम बनाएंगे। तो उसका इनडायरेक्ट बनाने का रूल ये बता रहे हैं कि पिछले वाक्य से जिसमें यस या नो आया उसका जब इनडायरेक्ट बनाने लगेंगे तो पिछले वाक्य से सब्जेक्ट और वर्ब को हम दोबारा लिख देंगे, क्योंकि वो शॉर्टकट में कहा जाता था। अब सब्जेक्ट वर्ब पिछले वाक्य से लिखेंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं तब समझ में आएगा आपको। जैसे सी सेड टू रीना, उसने रीना से कहा कैन यू लेंड मी दिस वॉच, क्या तुम मुझे घड़ी उधार दे सकती हो। लेंड मी से होता उधार देना। फिर रीता ने कहा यस, हाँ हाँ मतलब मैं दे सकती हूँ। तो सब्जेक्ट वर्ब नहीं बोली है लेकिन वो छिपा है उसमें, ठीक। तो हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये कहेंगे सी आस्क्ड रीता, पहले सेड टू का आस्क्ड रीता कर देंगे। इफ़ कैन यू का सी कुड हो जाएगा। इफ़ सी कुड, सी मतलब कोष्ठक में रीता लिख दिया गया है, ठीक है। इफ़ सी कुड लेंड हर दैट वॉच, दिस वॉच का क्या हो जाएगा, दैट वॉच। मी का जो है रीता का अनुसार हर हो जाएगा, ठीक है। टू विच रीता रिप्लाइड, जिस पर रीता ने उत्तर दिया, दैट मीन्स की, ये टू से जोड़ दिया गया अगला वाक्य, ठीक है, एंड से नहीं, जिस पर रीता ने उत्तर दिया कि। एक बात आपको और बता दें, आप चाहें तो टू विच से ना जोड़ के यहाँ वॉच के बाद जैसे प्रश्नवाचक है वहाँ आप फुल स्टॉप लगा दिए, टू विच मत लिखिए, कोई ज़रूरी नहीं है। आप नया वाक्य डायरेक्ट लिख दिए रीता रिप्लाइड दैट, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ प्रश्नवाचक है तो फुल स्टॉप भी आप लगा सकते हैं, रीता से नया वाक्य भी आप बना सकते हो। तो आपके ऊपर है, चाहे नया वाक्य बना लीजिए चाहे टू विच से जोड़ देंगे तब भी गलत नहीं होगा। क्लियर। तो रीता रिप्लाइड दैट, तो रीता ने उत्तर दिया कि। अब यस या नो अगर आया रहेगा ना तो उत्तर उसका हम जब वाक्य का बनाएंगे, क्योंकि यस या नो उत्तर ही दिया जा रहा है तो इसलिए सेड को रिप्लाइड में बदल देना अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो रिप्लाइड दैट लगा देंगे। उसके बाद अगले वाक्य से सब्जेक्ट वर्ब लेंगे। अगले वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, देखिए सी है, रीता के लिए जो सी आया हुआ, और वर्ब क्या है, कुड। दैट सी कुड, सी कुड का मतलब हो गया, सी कुड लैंड नहीं भी लिखेंगे चल जाए क्योंकि पीछे लिखा गया है। क्लियर। और लिख भी देंगे तो गलत नहीं होगा। या फिर आप चाहे तो सी कुड ना लिखना चाहें सब्जेक्ट वर्ब, तो आप क्या करिए, एक और तरीका है, रिप्लाइड के बाद यस के लिए आप रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। रीता ने सकारात्मक उत्तर दिया यानी कि हाँ कह दिया, बात एक ही हुआ। क्लियर। तो सब्जेक्ट वर्ब लिखिए यानी रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव लिख दीजिए, तब भी चल जाएगा। क्लियर। अगला वाक्य देखिए इसी तरह से, अगर मान लीजिए नो कही है तो रिप्लाइड इन द निगेटिव कह दीजिए, नीचे दिया गया है, ठीक। उदाहरण देख लेते हैं। आई सेड टू आनंद, मैंने आनंद से कहा आर यू अटेंडिंग द क्लास, क्या आप क्लास को अटेंड कर रहे हो। आनंद सेड नो, आनंद ने कहा नहीं। तो इनडायरेक्ट क्या होगा, आई आस्क्ड आनंद, मैंने आनंद से पूछा इफ ही वाज अटेंडिंग द क्लास, कि क्या वह क्लास अटेंड कर रहा था। यू को आनंद को सही हो जाएगा, वाज। तो अब देखिए यहाँ टू विच नहीं लिखा गया है ना, ठीक है, टू विच से जोड़ सकते हैं पहले वाक्य में, यहाँ नहीं लिखा गया, जो मैं बताया था रूल, लिखना जरूरी नहीं है, नया वाक्य भी आप लगा सकते हैं। आनंद रिप्लाइड दैट ही वाजेंट, मतलब सहायक क्रिया नाट लिख दिया, निगेटिव है ना तो वाजेंट का दिया।
अगर वाज ना लिखना चाहे तो वाज नॉट अटेंडिंग भी लिख सकते थे, क्लियर, तब भी सही है। या फिर रिप्लाइड इन द निगेटिव लिख के छुट्टी ले लीजिए, तब भी सही है। देखिए नोट दिया गया जो एक्स्ट्रा जानकारी उसको देख लीजिए। कुछ ग्रामेरियंस यानी कि व्याकरणाचार्य यस को रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव तथा नो को रिप्लाइड इन द निगेटिव में बदलते हैं। जैसे रीता रिप्लाइड इन द निगेटिव पीछे आया था, आनंद रिप्लाइड इन द निगेटिव। बताया ना कि यह तो सब्जेक्ट ऊपर पिछले वाक्य से लिखो, यस के लिए या नो के लिए। यस है तो सब्जेक्ट वर्ब लिखो, नो है तो सब्जेक्ट वर्ब के साथ नॉट लगा के लिखो, क्लियर। साइकिल के साथ शार्ट फॉर्म भी लगा सकते, जैसे वाज नॉट को वाज एंड कर दिए, या तो वाज नॉट करके मेन वर्ब लिखो, या तो शार्ट वाज एंड कर दो, ठीक। यानी साइकिल के साथ नॉट को शार्ट फॉर्म में लिखो, या तो शार्ट फॉर्म में ना लिखो तो मेन वर्ब भी लिख दो, क्लियर, ये रूल है। या तो रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव का दो यस के लिए, नो आया है तो रिप्लाइड इन द निगेटिव का दो सब्जेक्ट के साथ, बस। चलिए कुछ विशेष परिवर्तन भी है, उसको भी हम देख लेते हैं। विशेष परिवर्तन में रूल नंबर 1 है, जैसे एसर्टिव में कुछ विशेष परिवर्तन था उस तरह से इसमें भी है विशेष नियम। जब पसंद अथवा विकल्प का भाव स्पष्ट करना हो तो इफ़ की अपेक्षा वेदर का प्रयोग अच्छा माना जाता है। अभी पीछे बताया था ना एक वेदर वाला वाक्य आया था, क्या तुम स्कूल जाओगे, उसमें उसकी पसंद पूछा जा रहा था, स्कूल जाना पसंद करेगी कि नहीं, तो वेदर का प्रयोग अच्छा माना जाता है। उदाहरण, डू यू वांट टू स्टे फॉर द नाइट आर नॉट, क्या आप रात में रुकना चाहते हो या नहीं। द मैनेजर आस्क्ड, मैनेजर ने पूछा, कोई मतलब उसके यहाँ आया था तो पूछा कि क्या आप रात रुकना चाहते हो, मतलब मजबूर नहीं करेगा, उसकी इच्छा रहेगी तो रुक जाएगा, नहीं तो चला जाएगा। तो इसमें क्या है कि वेदर का प्रयोग करेंगे। द मैनेजर आस्क्ड वेदर, ठीक है, आर नॉट आई वांटेड टू स्टे फॉर द नाइट, क्लियर। अब यहाँ वेदर आर नॉट आई वांटेड टू स्टे फॉर द नाइट लिख दिए हैं, इसको आप इस तरीके से और भी कर सकते हो। तो वेदर के बाद पहले सब्जेक्ट लिख दो, वेदर आई वांटेड टू स्टे फॉर द नाइट, उसके बाद ये आर नॉट लगाएं, क्लियर, आर नॉट, तब भी आपका सही है, क्योंकि प्रश्न में देखिए नाइट के बाद आर नॉट लगाया है ना, तो आप वेदर के बाद यहाँ आई लगा दीजिए, उसके बाद आर नॉट लास्ट में लिखिए, तो भी सही है। अब यहाँ एक बात आप जान लीजिए कि पसंद या विकल्प कैसे आप जानेंगे। तो यहाँ जैसे कहीं भी ओ आर लगा है, आर करके दो बातें बताई गई हैं, रुकना चाहोगे या नहीं, तो उसमें जान लीजिए विकल्प आपके सामने रख दिया गया, आपसे पूछा जा रहा है पसंद या विकल्प, ठीक। उदाहरण, जैसे इसी तरह के एक दूसरा वाक्य मैं अपने मन से बता देना। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि डू यू वांट टू गो टू स्कूल टुडे आर नॉट, क्या आप स्कूल जाना चाहते हो या नहीं। डू यू वांट टू हैव टी आर कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी पीना चाहते हो या चाय, इस तरह से पूछा जाता है, तो ओ आर आता है, तो उसमें हम वेदर का प्रयोग कर देते हैं। नोट नंबर अगला देखते हैं, वेदर आर नॉट इज यूज्ड व्हेन आउट ऑफ द टू चॉइसेज वन इज ए निगेटिव। वेदर इज आर नॉट इज यूज्ड का प्रयोग किया जाता है व्हेन आउट ऑफ टू चॉइस, जब दो चॉइस माने पसंद या विकल्प, जब दो विकल्पों में से वन इज ए निगेटिव, एक क्या होता है निगेटिव। क्या या वेदर आर नॉट, नॉट तो तभी आएगा ना, वेदर माने कि क्या वो ये काम करेगा, आर नॉट माने नहीं, यानी दो विकल्प रहेंगे उनमें से एक आपको चुनना है, ठीक है ना, तब वेदर आर नॉट का प्रयोग होता है। उदाहरण, एक और उदाहरण देखते हैं। मदर सेड टू हर सन, माँ ने अपने पुत्र से कहा, डू यू वांट टू हैव मिल्क आर टी, क्या तुम मिल्क पीना चाहते हो, दूध या टी माने चाय पीना चाहते हो। पुत्र से पूछे कि क्या पियोगे, दूध पी के सोओगे या चाय पीना चाहोगे, ठीक है, या सुबह के समय है कि दूध ही पी लोगे कि या चाय पियोगे। तो मदर आस्क्ड हर सन, इन डायरेक्ट में कहेंगे माँ ने अपने पुत्र से पूछा वेदर ही वांटेड टू हैव मिल्क आर टी, कि क्या हुआ मिल्क पीना चाहते दूध या चाय। एक बात जान लीजिए, हैव का प्रयोग खाने पीने के लिए भी होता है, जैसे हैव मिल्क माने दूध पीना, ठीक है, हैव योर लंच, अपना लंच कर लो, ठीक है, आई हैव फूड, मैं भोजन करता हूँ, इस तरह हैव का प्रयोग। सेकंड फॉर्म हैड, ठीक है, हैव योर टी, चाय पी लो, इस तरह से आई एम हैविंग आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, तो हैव का प्रयोग भी खाने पीने के लिए आजकल होने लगा है मॉडर्न यूज में। तो यहाँ वांटेड टू हैव मिल्क माने चाय पीना चाहते हैं। तो मदर आस्क्ड हर सन वेदर ही वांटेड टू हैव टी मिल्क आर टी, माँ ने अपने पुत्र से पूछा कि क्या हुआ मिल्क पीना चाहता था या चाय, ये इंडायरेक्ट हो गया। लास्ट रूल है, यदि प्रार्थना सलाह लेने के लिए की गई है तो इनडायरेक्ट में सेकंड या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन यू, ही, सी, दे आदि के साथ उड के स्थान पर शुड का प्रयोग ही अच्छा माना जाता है। मान लीजिए कहीं कोई मतलब वाक्य दिया गया तो उसमें प्रार्थना की गई है और किसी सलाह के लिए, तो आप जो है विल का प्रयोग जहाँ होता है तो उड कर देते हो ना, तो वहाँ उड का प्रयोग मत करिए, आप शुड का प्रयोग करिए, क्योंकि सलाह के लिए स्पेशल शब्द शुड है। तो जैसे उदाहरण देखिए, रवि ने कहा व्हाट शैल आई डू विथ इट मदर, माँ मैं इसके साथ क्या करूँ,
करूँगा नहीं, करूँ, सलाह पूछ रहा हूँ, सलाह ले रहा है, मतलब कोई काम करना है तो समझ नहीं आ रहा मैं इसके साथ क्या करूँ। तो अब यहाँ कहने वाले रवि हैं, सुनने वाली उनकी माँ है, तो आप देख कौन होगा, मदर। तो हम दूसरे से ये कहेंगे रवि आस्क्ड हिज मदर, रवि ने अपनी माँ से पूछा। तो हिज भले नहीं लगा, लेकिन हम इनडायरेक्ट कहेंगे तो अपनी माँ से पूछा तो हिज हम लगा देंगे। क्लियर। रवि ने अपनी माँ से पूछा व्हाट शी शुड डू विथ डैट, कि उसके साथ उसे क्या करना चाहिए। क्लियर। तो अब यहाँ क्या है, व्हाट आई का जो है रवि के अनुसार ही हो गया, सेल ही के साथ तो विल लगता आउट होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या लग गया है, शुड। क्यों, क्योंकि जो है इसमें सलाह के लिए प्रयोग हुआ है व्हाट सेल आई। तो यहाँ जान लीजिए सेल आई होता है प्रयोग, ठीक है। कोई जब सलाह लेगा तो व्हाट सेल आई, फिर डू या कोई भी करने वाली बात होगी, ठीक है। अब इस तरह से जो है कर दिया गया, इनडायरेक्ट बना दिया गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और अगली वीडियो में आपको जो है इसकी एक्सरसाइज बताया जाएगा। वीडियो आप देख लीजिए ज़रूर, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि इस वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए आपको, और आप इस चैनल पे तैयारी फ्री ऑफ कास्ट कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।